मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस का जो वेरिएशन है कंसंट्रेशन के साथ, वो कुछ ऐसा आता है, ध्यान रखना है आपको, याद रखना है आपको। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग वेरिएशन आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के साथ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन आता है, जो वो स्ट्रेट लाइन कर्व आता है। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन कर्व विद अ नेगेटिव स्लोप। कैसा स्लोप? नेगेटिव। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऐसा रिलेशन आता है, ऐसा देखा गया। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब कि कंसंट्रेशन कम करने के साथ साथ कंडक्टिविटी बढ़ रही है ना। कंसंट्रेशन कम करने पे कंडक्टिविटी बढ़ रही है। फॉर्मूले में भी आप ऊपर देख सकते हो इनवर्स रिलेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दो दो चीजें होती है, इसलिए ऐसा करवा रहा है, रूट सी के साथ आ रहा है। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधे ध्यान रखना है कि ये ऐसा करवाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, नेगेटिव स्लोप, समझते हो सब, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। तो रूट c इज x, लैम्डा m इज y, तो लैम्डा m इज इक्वल टू माइनस a रूट c प्लस b। ठीक है, प्रणय संगारी बात, कनन कोई डाउट? भरत याद रहेगा? यस। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। डाइल्यूट करते हैं, कंसंट्रेशन को कम करते हैं। कंसंट्रेशन को कम करना मतलब डाइल्यूट करना सॉल्यूशन को। फिर बच्चों डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है। इट वेरीज लीनियरली विद स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसको ग्राफ को, है ना, तो ग्राफ को एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन जब जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन जीरो। ऐसा हम कर तो सकते नहीं है, लेकिन ये जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी है, एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है मैक्सिमम, ये कंडक्टिविटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम। सुन आती बात सबको? बढ़ती आ रही है वैल्यू, बढ़ती आ रही है, तो थियोरेटिकली जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा उसको बोलेंगे लैम्डा एम नॉट, और लैम्डा एम इनफाइनाइट भी लिखा होता है कई जगह। इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, कंसंट्रेशन जीरो हो गया या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टिविटी है। समझ में आ रही बात बच्चों? इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू। एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है, अंडरस्टूड एवरीवन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट। कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब क्या है? इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया हमने सॉल्यूशन को। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन is known as limiting molar conductivity of that electrolyte. Limiting molar conductivity of that electrolyte. ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम वैल्यू ये है बच्चों। ठीक है, क्लियर है सबको इतना?
तो ये वैल्यू हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफिकली निकाल सकते हैं, है ना। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स lambda m naught can be determined graphically. कैसे करते हैं हम ये? दो तीन कंसंट्रेशन की वैल्यूज पे हम मेजर कर लेते हैं कंडक्टिविटी। 2 पॉइंट्स पे मेजर कर लिया, 3 पॉइंट्स पे मेजर कर लिया, ठीक है। ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, उसके बाद क्या प्लॉट कर देते हैं बच्चों? ग्राफ। समझ आ रहा है सबको? जहां पे ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा क्या हो जाएगा? वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। समझ आ रहा है सबको? सिंपल सा तरीका है, ग्राफिकली निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है। क्यों कर पा रहे हैं ऐसा? क्योंकि ग्राफ हमें पता है ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। क्लियर एवरीवन? बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनका ग्राफ थोड़ा अलग सा आता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो ग्राफ आता है रूट सी के साथ, उसका नेचर थोड़ा अननोन होता है, ठीक है। पहले तो उसमें आए, है ना, आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? डिसोसिएट ही नहीं होते। अच्छी खासी कंसंट्रेशन तो डिसोसिएट नहीं होते हैं, जब बहुत डाइल्यूट होने लगते हैं तब जाके उनका डिसोसिएशन बढ़ता है, तब इंक्रीज होता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ कर्व इज अननोन। सेम मेथड हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं लगा सकते। For weak electrolytes, lambda m naught cannot be calculated using graphical method. As nature of curve is unknown. बताओ जो कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो क्या क्या समझ में आया यहाँ तक अभी तक? कि भाई एक तो मोलर कंडक्टिविटी जो है कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन कम होने पे बढ़ती है दोनों केसेस में, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग, बढ़ती दोनों केस में, लेकिन नेचर अलग अलग है कर्व का। स्ट्रॉन्ग में आ रहा है स्ट्रेट लाइन रूट सी के साथ, तो वहां पे हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड लगा लिया। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम ऐसा नहीं कर पा रहे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ये निकालने के लिए, to calculate lambda m naught of weak electrolytes, Kohlrausch law is used. Kohlrausch law is used. अच्छा थोड़ा ऊपर कर दो। ओके, ठीक है, ठीक है प्रणय? यस सर, हो गया। ओके, फंडा समझ आ रहे हो यहाँ तक? भरत, ईशा, समझ आ रही बात सबको? कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कोलरॉश लॉ, बोर्ड में, मेंस में, हर जगह, एडवांस तक में, हर जगह कोलरॉश लॉ यूज होगा। कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयन माइग्रेशन। ये इसका पूरा नाम है लॉ का, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयन माइग्रेशन। बोर्ड में डायरेक्टली लिखने के लिए भी आता है, इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे आसान आसान से बोर्ड लेवल के, और अच्छे लेवल के भी बन जाएंगे क्वेश्चन हर तरह का।
ठीक है, चलो क्या बोलता है ये कोलरॉश का, ध्यान से सुनना इसकी बात। ये बोलता है कि यार जब हम इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हैं किसी सॉल्यूशन को, क्या कर देते हैं, इनफाइनाइटली डाइल्यूट, है ना। तो जो जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एकदम फ्री हो जाते हैं आयंस, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे का असर खत्म हो जाता है ना। मान लिया कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मान लिया HCl है फॉर एग्जांपल, H+ और Cl आयन जब इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है तो एक दूसरे को थोड़ा अट्रैक्ट करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, थोड़ा एक दूसरे को कैटायंस आयन से अट्रैक्ट करते रहते हैं। पूरी स्पीड से नहीं दौड़ दौड़ पाते, पूरी स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक भाई, कैटायंस कहाँ दौड़ेगा, कैथोड की तरफ, एनायन दौड़ेगा एनोड की तरफ, उल्टी डायरेक्शन में दौड़ना है दोनों ने, एक दूसरे को अट्रैक्शन मारते रहेंगे, दौड़ नहीं पाएंगे पूरी स्पीड से। समझ में आ रही बात, ठीक है, पूरी स्पीड से नहीं दौड़ पाएंगे भाई जब तक एक दूसरे को अट्रैक्ट मारते रहेंगे। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन में फ्री हो जाएंगे एकदम, एक दूसरे का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन इस तरह से समझो कि एक कैटायन पड़ा हुआ है, एक एनायन पड़ा हुआ है, अट्रैक्शन नाम की चीज ही नहीं है, दौड़ना शुरू किया दोनों ने एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में पूरी स्पीड से। ठीक, तो कोलरॉश लॉ उस सिचुएशन को के बारे में बोलता है कि उस सिचुएशन में जब इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, जो कंडक्टिविटी होती है वो इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टिविटी के सम के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है, सम के बराबर, ऐड कर देंगे सिंपली, क्योंकि दोनों अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। ठीक है, सो कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयन माइग्रेशन का स्टेटमेंट ये है कि एट इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन, at infinite dilution, the molar conductivity of electrolytic solution is equal to the sum of molar conductivities of independent ions produced by that electrolyte, क्लियर बच्चों, ये स्टेटमेंट है कोलरॉश लॉ का। इसका मतलब बहुत आसान है, इसका मतलब है सिंपल से ऐसे हमने खेलना है, लैम्डा एम नॉट इनफाइनाइट ऑफ NaCl NaCl का मोलर कंडक्टिविटी Na+ और Cl आयन की मोलर कंडक्टिविटी इसके सम के बराबर होगा। सिंपल, समझ आ रहा है सबको, ये सिंपल सी बात बोलता है हमारा कोलरॉश लॉ। और जितने आयंस बनेंगे उसके, है ना, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, उसमें बच्चों 1 मोल कैल्शियम आयन बनेगा और 2 मोल बनेंगे क्लोराइड आयंस। तो क्या हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टिविटी, वो जो आयंस बना रहा है उनके सम के बराबर होगा। समझ में आ रही बात, दिस इज सिंपल सा कोलरॉश लॉ। ओके, देख लो इसको, ध्यान से सोच लो।
ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा कोलरॉश लॉ। सिंपल से आपको अगर वैल्यूज दी होंगी आप सीधे ऐड करके वैल्यू निकाल दोगे ना। क्वेश्चन अभी हम देखेंगे भी इसके। एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए क्या हो जाएगा, 2 एल्यूमिनियम आयन 3 सल्फेट आयन, मोलर कंडक्टिविटीज उठा के ऐड कर देंगे सीधे। क्लियर, ये है कोलरॉश लॉ। अब हमें इसमें देखना है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ, है ना। क्या देखना है, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर हम इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो बच्चों इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलता है एक से एक ही बनता है, एक इक्विवेलेंट ये। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जब दी होती है बच्चों तो आपको सिंपली ऐड करना होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलता है एक के साथ एक, है ना। एक कैल्शियम आयन और एक क्लोराइड आयन, ठीक। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगर आपसे बोले कोई कि भाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो तो आप सिंपली, और दिया हुआ भी आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज ही हो, तो आप क्या करोगे, जो सिंपली उनको ऐड करोगे सिर्फ। और मोलर कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट किसकी बात करता है, एक मोल से एल्यूमिनियम सल्फेट से 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट, ठीक है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलता है एक इक्विवेलेंट से एक इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम बनता है, एक इक्विवेलेंट का सल्फेट बनता है। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत, कोई, है ना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होगा तो ये सिंपली ऐड करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज को। और अगर आपको मोलर कंडक्टिविटीज दी होंगी तो जितने मोल्स हैं स्टोइशियोमेट्री यूज करते हुए ऐड करेंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक की कहानी, ठीक है। कैसे कोलरॉश लॉ को अप्लाई करना है इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी निकालने के लिए। दूसरी चीज, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ में सबसे पहला पॉइंट यही है, छोटे छोटे से एक दो न्यूमेरिकल बनेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ पे। पहला एप्लीकेशन वही है जो हमने ऊपर देखा था, टू फाइंड लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो हम कोलरॉश लॉ से कर सकते हैं, जो हम ग्राफिकली नहीं कर पा रहे थे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, प्रणय बताओ, कोई डाउट, भरत क्लियर है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, बोर्ड में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, हर जगह आएगा। आसान सा एप्लीकेशन है, बच्चों ध्यान से देखो इसको। जैसे CH3COH है, एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका लैम्डा एम नॉट निकालने के लिए, है ना, हमें क्या चाहिए, CH3CO एसिटेट आयन चाहिए, और क्या चाहिए बच्चों, H+3। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन में तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे भी कोलरॉश लॉ मजे में लगेगा, क्योंकि फ्री हो जाएंगे सारे कैटायंस एंड आयंस, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगेगा। आपने 11th क्लास में पढ़ा था पोस्ट वाल्स डाइल्यूशन लॉ, इनफाइनाइटली जब डाइल्यूट हो जाता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो ये है ना, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CH विल बी इक्वल टू एसिटेट आयन चाहिए और H आयन चाहिए। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, आपको दिया होगा क्वेश्चन में 2-3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिए होंगे, जैसे CH3CONA दिया होगा, है ना। आप उसको लोगे CH3CNA को, उसमें HCl ऐड करोगे और NaCl माइनस कर दोगे। इन तीन की वैल्यूज आपको दी होगी, किस किस की, ठीक है। फॉर एग्जांपल किस किस की वैल्यू दी हुई है आपको, CH3CONA की, HCl की और NaCl की। तो हम इन्हें ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें ये मिल जाए। देखो कैसे, हमने लिया CH3CONA, तो वहां से आ गया एसिटेट आयन, और क्या आ गया, Na+। फिर लिया हमने H आयन, HCl, वहां से आ गया क्या क्या, H+,
और Cl माइनस, समझ आ रहा है। फिर हमने माइनस कर दिया NaCl को, Na प्लस और Cl आयन माइनस हो गया। क्या बचा हमारे पास? Cl से Cl कैंसिल हो गया, Na से Na कैंसिल हो गया। देख लो बच्चों क्या बचा, यही दोनों चीजें बची जो हमें ऊपर चाहिए थी। समझ आया सबको? तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है कि हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस मिल जाएं। हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस मिल जाएं। बताओ जो समझ में आया सबको? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? कर लेंगे सब लोग इसको। क्वेश्चन करो बच्चों, 6 क्वेश्चन करो एक बार ट्राई। सर 6th करना। 6 क्वेश्चन सर ऑप्शन 4। आ गया, ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, सब लोगों को समझ आ गया जो कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन? मतलब कनन क्लियर है? भारत यस। तो AgCl चाहिए हमें, है ना? तो AgNO3 और KCl को ऐड करेंगे, AgNO3 और KCl को ऐड करेंगे और KNO3 को माइनस कर देंगे, ठीक है? तो Ag और Cl ऐड हो जाएंगे और KNO3 जो एक्स्ट्रा बचा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो इतना सा करना होता है यार। तो 14.99 प्लस 13.34 माइनस 14.50,
तो आ जाएगा आंसर जो भी आएगा 0.49 ऊपर ऐड कर देंगे। हाँ ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? फोर्थ क्वेश्चन करो। ऑप्शन गलत नहीं है? नहीं गलत तो नहीं है। इक्विवेलेंट का है ना, इक्विवेलेंट का ध्यान रखना है प्रणय। यस सर, इक्विवेलेंट वाला तो ठीक आ हाँ रहा है। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? इक्विवेलेंट वाला तो 130.11 आ रहा है हाँ फिर सर। पहला वाला पार्ट, मोलर कंडक्टेंस। हाँ कितना आ जाएगा? सर 2Na प्लस SO4 करेंगे ना, 2 माइनस। ये वैल्यूज कौन सी दे रखी है? तो इक्विवेलेंट वाली दे रखी है ना, इनके साथ थोड़ी ना ऐसा करेंगे। आ रही है उसमें गलती से आ रही है प्रणय? अच्छा यस सर। ठीक है, सोचिए हमने यहाँ पे लिखा ही इक्विवेलेंट में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड करते हैं। लेकिन जब इक्विवेलेंट वाली वैल्यूज दी हुई है, ठीक है प्रणय, कौन सी वाली वैल्यूज दी हुई है? इक्विवेलेंट वाली। और 2 और 3 से मल्टीप्लाई हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई तब करते हैं जब वो मोलर वाली वैल्यूज दी हुई है। समझ में आ रहा है सबको बच्चों? बहुत ध्यान से इसको देख लेना। जब मोलर वाली वैल्यूज दी हुई है तब हमने मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट से। इक्विवेलेंट वाली वैल्यूज दी हुई है तो सीधे हमने बच्चों ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें हमें वैल्यूज दी हुई है आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम और सल्फेट दे रखा है हमें S सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में। ऑलराइट, तो उससे तो बच्चों इक्विवेलेंट ही आएगा डायरेक्टली ऐड करके। ओके, 80 और 50.11 को हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया तो 130.11 आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Na2SO4। ठीक है भरत, ईशा समझ आ रही? सॉरी। तो जो भी था 80 और कितना था 50.11, जिसका भी जो भी वैल्यू था 130.11 ऐसे ही था कुछ वैल्यूज। ठीक है, ये आ गया जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है प्रणय, अब इससे हम मोलर कैसे निकालेंगे? एन फैक्टर से। एन फैक्टर याद है सबको? एन फैक्टर बता दिया था ना मैंने लास्ट क्लास में, बता दिया था। बता दें। केटायंस और एनायंस का चार्ज है ना 2Na प्लस, तो चार्ज कितना है? 2 है। एन फैक्टर इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर। यहाँ से आ जाएगा मोलर का वैल्यू। ठीक है प्रणय, तो आ जाएगी। यस सर। ठीक है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट? तो अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया बच्चों कि हमें
वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालने के लिए क्या करना है, और ये कोलरॉश लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे कैसे, मोलर कंडक्टेंस पे कैसे। सेकंड एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। सेकंड एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, 11th क्लास वाला केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है भरत, अल्फा। टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे फाइंड करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, सिंपल सा फंडा है, लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। सिर्फ इतना सा करना होता है। मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कब है, जब इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। जब इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट हो जाएगी। उस टाइम पे वो अल्फा कितना होता है, 1 होता है। कैसे आ रहा है, ऊपर हमने गिवन कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम नॉट डाला, नीचे इनफाइनाइटली मैक्सिमम वैल्यू डाल दी। इन दोनों का रेशियो आपको हमेशा फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देता है, ठीक है। गिवन कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टिविटी होगी वो कम आएगी, हमेशा हमेशा क्या होगी, कम होगी। ये तो मैक्सिमम वाली वैल्यू है नीचे वाली, उससे आपको क्या कर देना है बच्चों, डिवाइड कर देना है ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये दो वैल्यूज गिवन होंगी, आपको डिवाइड कर देना है, अल्फा आ जाएगा, ठीक है। प्रणय, एनी डाउट? नो सर। और बच्चों अच्छे क्वेश्चंस में आपसे फिर क्या निकलवाएंगे, आपसे आयनिक इक्विलिब्रियम है ना, आईआईटी वगैरह में के क्वेश्चंस में आयनिक इक्विलिब्रियम घुसा देंगे फिर, ठीक है। ठीक है भरत, याद है सी अल्फा है ना, आपसे पीएच निकलवा सकते हैं। एचाइन कंसंट्रेशन से अल्फा आ गया तो एचाइन कंसंट्रेशन आ जाएगा बच्चों, 11th क्लास वाला। डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। क्या होता था याद है सबको, सी अल्फा स्क्वायर, वो निकलवा सकते हैं बच्चों, ठीक है। सी अल्फा स्क्वायर होता था, कैसे आता था ये, आपको 11th क्लास में ये सब आपने किया हुआ है। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा बहुत छोटा होता था तो उसको नेग्लेक्ट मार देंगे, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल दें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सब चीजें बच्चों यहाँ से निकाल सकते हो आप। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। समझ में आ रही मेरी बात सबको? अल्फा निकालना, अल्फा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट से, और फिर के निकालना, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। 14 क्वेश्चन ट्राई करो, हाँ कैलकुलेटर यूज करने की पूरी आजादी है यहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ इनकम्प्लीट डेटा है क्या इस क्वेश्चन में, देखना मुझे इसमें क्या इनकम्प्लीट डेटा लग रहा है मुझे। ये तो वैल्यू ही नहीं दी हुई इसमें तो यार, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिमिटिंग, अच्छा नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी, करो करो। कैलकुलेटर यूज कर लेना कैलकुलेशन के लिए, गंदी होगी कैलकुलेशन।
हम्म
आंसर आया भाई किसी का? तो अल्फा निकालते हैं ना सबसे पहले बच्चों, ये लिमिटिंग और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है आपको, ठीक है, दोनों को बस डिवाइड करना है 1.4 और 391 को। ठीक है प्रणय, समझ में आ रही बात? बता दो एक बार। अल्फा है ना, मोलर कंडक्टेंस हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, आपको तो गिवन कंसंट्रेशन वाली और मैक्सिमम वाली उसको डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इस कंसंट्रेशन पे 1.4 है एंड लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है वो 391 है। 1.4 एंड 391 समझ में आया प्रणय? यस। तो सिर्फ आपको डिवाइड करके, कई बार ये निकालना भी पड़ सकता है वही ऊपर वाले मेथड से, फर्स्ट वाले एप्लीकेशन से। अभी तो आपको सिर्फ डिवाइड करना था, यहां से अल्फा आ जाएगा एंड k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, इतना सा करना है। अल्फा की वैल्यू बहुत कम आ रही है तो मैंने सी अल्फा स्क्वायर कर दिया सीधे सीधे, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जो नॉर्मेलिटी होगा वही मोलैरिटी हो जाएगी, एसिडिक एसिड है जिसका एन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। तो सी हो गया आपका 0.0128 इंटू अल्फा स्क्वायर, ये आंसर आ गया। बताओ प्रणय, समझ में आई बात, कोई दिक्कत? नहीं कोई डाउट? बताओ इसमें क्या करना है, स्टेप समझ में आ गए? यस सर आ गए। मैक्सिमम वाले को मैक्सिमम वाले से डिवाइड करके अल्फा आ जाता है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी है एक, और आपका बोर्ड में भी आ सकता है, और बोर्ड में से अल्फा निकलवा लेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे के भी निकलवा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, वेरिएशन ऑफ, क्वेश्चन पढ़ो 9th एक बार। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन इज शोन इन द गिवन फिगर, ठीक है। आपको वेरिएशन दे रखा है रूट सी के साथ, द इलेक्ट्रोलाइट इज, बस ये पूछा है। ग्राफ है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला ग्राफ है ना। कौन सा ग्राफ है बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इतना आसान क्वेश्चन है, देखो मेंस में आया हुआ। तो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है भरत। और ये ग्राफ दे रखा है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसा। तो इलेक्ट्रोलाइट एक्स क्या हो जाएगा? CH3COH, एक ही वीक है यहाँ पे, ठीक है कनन। NaCl HCl KNO3 ये सारे स्ट्रॉन्ग है, वीक कौन सा है? CH3COH। इतना इजी क्वेश्चन भी आया हुआ है। और ये इन्होंने ना थोड़ा सा मतलब वो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है ये, लैम्डा का कहीं जगह साइन वाइन है ना, तो आप बस लैम्डा समझ जाना कि कहना क्या चाह रहे हैं। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है जैसे वो लिखी हुई है, लैम्डा एम नॉट NaCl माइनस लैम्डा एम नॉट NaBr इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट KCl माइनस लैम्डा एम नॉट KBr, ऐसी सारी इक्वेशंस लिखी हुई है। क्लियर है बच्चों? ये जो सी में जो लिखा है ना लैम्डा, वो सब वर्ड्स में आ गया, वो है वही लैम्डा एम नॉट NaBr माइनस लैम्डा एम नॉट NaI इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट KBr माइनस लैम्डा एम नॉट NaBr, ठीक है। करो इसको ट्राई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये बताना है।
सर ए बी और डी तो करेक्ट लग रहा है। अच्छा पक्का देखिए ध्यान से। एक बार फिर से देख लेता हूँ। सर सी आंसर है इसका। सी तो गलत लग ही रहा है क्योंकि वो NaIES वहां पे है ना। ठीक है हाँ जी सी सही है, मतलब सी ही इनकरेक्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है बाकी सब लोग देख लो बच्चों ध्यान से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले वाले में है NaCl माइनस NaBr, तो क्या होगा NaCl माइनस NaBr में सेपरेट कर देंगे, Na अलग Cl अलग अलग, Na अलग Br अलग, Na से Na कट जाएगा, Cl माइनस Br। राइट हैंड साइड पे भी वही है, K अलग, K से K सब्ट्रैक्ट हो गया, Cl माइनस Br आ गया। SeH2O में भी H और OH चाहिए हमें, और राइट साइड में भी HCl NaOH माइनस NaCl, NaCl हट गया तो H और OH हो गया। सी वाला गड़बड़ है क्योंकि NaBr माइनस NaI है और राइट में I है ही नहीं, राइट में I है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के आसान क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? दिक्कत? एक मैंने बच्चों अभी आपको पेपर वापस से सेंड किया है, पहले भी सेंड किया हुआ था। इसका करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 30, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है पेपर वापस से जो सेंड किया मैंने आपको, रीसेंड किया ग्रुप पे, उसका क्वेश्चन नंबर 30 ट्राई करो सब लोग। मैं इस पेपर को वैसे यहीं पे खोल देता हूँ, स्क्रीन पे ही आप चाहे बाद में वहां पे देखना भी नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 30 ट्राई करना है बच्चों सबको, दिख रहा है सबको? ठीक है करो यहाँ से। यस।
आप प्रणय समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत बताओ यार। मैक्सिमम वाली वैल्यू निकाल लो, है ना, लैम्डा एम नॉट वही ऐड सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों? ठीक है भरत, मैक्सिमम वाली वैल्यू आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली वैल्यू जो दे रखी है ना, तीनों वहां से आ जाएगा। और 0.1 गिवन कंसंट्रेशन पे जो है कंडक्टेंस वो 171 दे रखा है आपको, उनको डिवाइड करोगे तो बस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा यार। है ना प्रणय, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सिंपल सिंपल से। एक दो एडवांस में अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, बस वो आप एक बार ट्राई कर लेना, डाउट आए तो पूछ लेना उसको। तो ये HCl CH3CONA और NaCl, ठीक है भरत, कैसे निकालेंगे इसका? इस यहाँ से CH3COH का एसिटिक एसिड का आप लैम्डा एम नॉट निकाल लोगे। Yes, प्लस sir. HCl, हाँ CH3CONA प्लस HCl माइनस NaCl, ठीक है बच्चे? ये बोर्ड में भी आएगा यार, ध्यान से देख लो उसको क्वेश्चन को, कि भाई लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COH इज इक्वल टू, ठीक है कनन, समझ में आ रहा है कनन? कोई दिक्कत बता दे भाई। नहीं सर, आ रहा है। ठीक है, बस ये क्या करके ये करना है सिंपल सा कनन, तेरे को ऐड करना है इन दोनों को और HCl को, सॉरी NaCl को माइनस करना है, Na उड़ जाएगा यहाँ से, Cl उड़ जाएगा, ऐसा करेंगे तो है ना CH3COH बच जाएगा। वैल्यूज तेरे को सारी दे रखी है यहाँ पे। कहाँ गई मेरी? HCl का 456, CH3CONA का 91, 456 प्लस 91 माइनस 236, भूल जाता हूँ मैं, 456 91 माइनस 236, हाँ ठीक है, जो क्या आएगा माइनस माइनस करके ये आएगा 532 220 91 9 2 1 321, ठीक है बच्चों? 321 आ गया आपका लैम्डा एम नॉट, सिंपल। अब आपको दे रखा है 171.321 ही आ रहा है क्या? हाँ इतना ही आ रहा हो, ठीक है, गंदी कैलकुलेशन है। और 0.1 मोलर पे कितना दे रखा है? 171.05, लैम्डा एम दे रखा है 171.05, तो अल्फा हो जाएगा बच्चों लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, सिंपल, छोटे वाली वैल्यू अपॉन बड़े वाली वैल्यू। क्लियर बच्चों? ठीक, यहाँ से अल्फा आ जाएगा, वहां से डिग्री ऑफ परसेंटेज, ये अल्फा आएगा इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ओके, अगर यहाँ से आपसे पूछते कि भाई बताओ के कितना होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है प्रणय, तो ध्यान रखना है तेरे को C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, पूरा ध्यान रखो, क्योंकि जब ये अल्फा की वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है 0.5 0.6, तो हम नीचे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना? ये नेग्लेक्ट कब करते थे? 11th क्लास में, जब अल्फा बहुत छोटा होता था। ठीक है प्रणय, समझ में आ रहा है? तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है प्रणय, तेरे को C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा करना पड़ेगा, अंडरस्टूड? 18th क्वेश्चन देखो एक बार, 18th।
इसमें ही जबरदस्ती का बेवकूफ बनाया है ना, तो सेकंड ऑप्शन ही सिर्फ सही है, जिसमें लैम्डा नॉट लैम्डा नॉट लैम्डा नॉट लैम्डा नॉट है हर जगह। ठीक है बच्चों, जैसे ही सी आ गया गिवन कंसंट्रेशन पे, ये जो होता है हमारा कोलरॉच लॉ सिर्फ किस पे होता है, इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। ठीक है, किस पे वैलिड है, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, तो ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, रेस्ट आर इनकरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों सबको ये क्वेश्चंस? आगे बढ़ते, तो दो एप्लीकेशन है कोलरॉच लॉ के। तो ये दो काफी कॉमन है प्रणय एप्लीकेशन, बोर्ड्स में आ जाते हैं। तीसरा थोड़ा सा बहुत ही अनकॉमन है, बहुत कम जगह मिलेगा, है ना, शायद कभी डाल दें एग्जाम या फिर जी के एग्जाम में कहीं डाल दें। पहले दोनों तो सबको आनी ही चाहिए। उसके बाद अब जो थर्ड वाला, इसमें भी थोड़ा सा है ना, वो 11th की चीज यूज हो रही है, AgCl, या फिर आपको याद है ऐसे सॉल्यूशंस जो बहुत कम डिसॉल्व होते थे पानी में ना, क्या बोलते थे इनको, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। क्या बोलते थे इनको, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। 11th क्लास में आपने इनका KSP वगैरह पढ़ा है, क्या पढ़ा है, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते थे AgCl AgBr, जो बहुत कम डिसॉल्व होते हैं, फटाफट से प्रेसिपिटेट बनाते हैं, है ना भरत। तो ऐसे सॉल्यूशंस का अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन लूंगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, बहुत कम घुलता है ना प्रणय, याद है 10⁻⁻⁶ मोलर ऐसी कुछ कंसंट्रेशन आएगी, क्योंकि KSP की वैल्यूज बहुत छोटी होती थी, 10⁻⁻12 ऐसा। ठीक, इनके जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उनमें कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो उसको हम लगभग इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह ही ट्रीट कर लेते हैं। कैसे ट्रीट कर लेते हैं, इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह। समझ में आ रही बात? तो थर्ड एप्लीकेशन इज टू फाइंड solubility or KSP of sparingly soluble salts। sparingly soluble मतलब जो बहुत कम डिसॉल्व होते हैं, बहुत कम घुलते हैं पानी में, जिनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। ऐसे में प्रणय क्या करते हैं, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू होता है कापा इनटू 1000 बाय मोलैरिटी। ठीक है, तो जो इनकी मोलर कंडक्टिविटी होती है बच्चों ऐसे सॉल्यूशंस की, वही लैम्डा एम नॉट मान लेते हैं हम, क्योंकि इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और मोलैरिटी की जगह आ जाता है सॉल्युबिलिटी, क्योंकि कितना घुल रहा है वही तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगा ना। जो मोलैरिटी है मोल्स पर लीटर में, वो भी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी इन मोल्स पर लीटर। समझ में आ रही बात बच्चों? तो डायरेक्टली इस इक्वेशन से, जहां पे आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन का लैम्डा एम नॉट दे रखा होगा, मतलब लैम्डा एम नॉट दे रखा होगा AgCl का, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आपको कापा दे रखा होगा, आप इस इक्वेशन में पटक दोगे उठा के और सीधे आ जाएगा सॉल्युबिलिटी। बताओ समझ में आया प्रणय, एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सच सॉल्ट्स कैन बी ट्रीटेड एज infinitely dilute solutions। Their kappa is measured, क्वेश्चन में तो गिवन होगा, आपको तो मेजर भी नहीं करना। Their kappa is measured और लैम्डा एम नॉट की वैल्यूज वही पता होती है सबको, गिवन होती है क्वेश्चन में, वहां से सॉल्युबिलिटी फाइंड हो जाता है। सॉल्युबिलिटी आ जाता है तो KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर होता था, ये आपने 11th में पढ़ा ही है। KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है ना? ये एक केस है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको कम ही मिलेंगे, कुछ कुछ जगह आपको मिल सकते हैं, वहां पे आप ट्राई कर सकते हो।
बताओ जो समझ में आया सबको ये? ठीक है, तो ये चैप्टर आपका एक क्लास का और बचा है, थोड़ा तो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, आराम से इसको खत्म कर लेंगे। कब रख लें? सैटरडे को रख लें क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं? सैटरडे को 8:30 किसी को? ठीक है बता दो किसी को दिक्कत हो। भारत, एनी डाउट, एनी इशू? नो दिक्कत, तो सैटरडे को हम रख लेते हैं क्लास। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस करो इसके। कंडक्टिविटी आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेंगे, है ना? सर आप 8:30 कोई और टाइम कर सकते हो? और टाइम तो फ्री नहीं होता यार दिन में, तो है ना, तेरे को पता ही है। करंट वीकेंड बैच भी होता है तो पढ़ती है उसमें, है ना? नहीं, वीकेंड वो एपी सर वाली 8:30, तो मैं आपसे पूछ रही थी। क्या? एपी सर वाली क्लास में एक तो वो थी 8:30 पे, तो आप, मैं वही पूछ रही हूँ कोई और टाइम कर सकते हो सुबह में? भरत की भी होगी फिर तो, और भी लोगों की होगी ना, और लोग कोई बोल ही नहीं रहे और लोगों की। नहीं सर, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास में सर से ले रही थी, तो वो है 8:30 पे। अच्छा अच्छा। सुबह में मतलब अगर कभी ले लेते हैं। सुबह में तो फ्री नहीं है ना यार, मेरे को तो वही टाइम है ना करण, तो देखना पड़ेगा मेरे को, है ना? तू रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है? ठीक है करण? ठीक है। हाँ, थ्योरेटिकली टॉपिक होगा, थ्योरेटिकल टॉपिक होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जो भी होगा, अब सेल वगैरह बचा है वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो पढ़ना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, चलो, ओके बच्चों, बाय बाय होगा।